हेलो, दिस इज पराग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत के लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड का कंपैरिजन देखने से पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, एंड मेरे आपसे और एक अनुरोध है कि प्लीज आप बैरक निकाल के रखिए ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आ जाए भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड के बीच में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, मई 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल लेवल कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में 5 मेंबर्स थे। ठीक है, उसमें से एक चेयरपर्सन थे, एक मेंबर एंड कन्वेयर थे और बाकी 3 मेंबर थे। ठीक है, तो चेयरपर्सन जो थे वो थे डॉक्टर रणबीर सिंह, जो कि वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के थे। सेकेंडली, जो मेंबर एंड कन्वेयर थे वो थे डॉक्टर जीएस वाजपेयी, जो कि रजिस्ट्रार थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। तीसरे मेंबर जो थे डॉक्टर मृणाल सतीश जी थे, जो कि प्रोफेसर रह चुके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। एंड जो चौथे थे मिस्टर महेश जेठमलानी जी, जो सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। एंड मिस्टर जेपी तरेजा जी थे, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं दिल्ली में। अब ये 5 मेंबर्स इस कमिटी में थे। अब मेन पर्पस क्या था इस कमिटी को फॉर्म करने का? ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एस्टैब्लिश द नेशनल लेवल कमिटी? क्या पर्पस रहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कमिटी को फॉर्म करने का? तो यहाँ पे 2 कारण आगे आते हैं। पहला जो कारण था कि भाई रिफॉर्म लाना था। जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो क्रिमिनल लॉज थे, एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज थे, कौन से एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज थे? इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, इसमें उनको रिफॉर्म लाना था। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? रिव्यू करना था। रिव्यू किसको करना था? जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये एग्जिस्टिंग लॉज थे इंडिया में पहले से, जो ब्रिटिश टाइम से आ रहे थे, तो इसको रिव्यू करना था। ठीक है, और उसको मॉडर्नाइज तरीके से ढालना था एज पर सोसाइटी के हिसाब से। आज की सोसाइटी में जैसे क्राइम्स, नए नए क्राइम्स इन्वेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे आज के हिसाब से उसको ढालना था, वो नए लॉज को बनाना था। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल लेवल कमेटी की गठन किया। ठीक है, अब जो कमिटी थी उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद जो अमित शाह जी है, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को, जहां पे उन्होंने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने की बात की भारतीय न्याय संहिता के साथ, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ, और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तो ये 3 जो क्रिमिनल लॉज थे इसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरिजन देखते हैं कि क्या कंपैरिजन रहा इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता के बीच। क्या कंपैरिजन है? तो सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं लोग कि नाम में क्या रखा है? नाम में ही भाई सब कुछ रखा है। पहले बात तो हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड को हम बोलते थे हिंदी में भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, दंड से क्या हमें समझ में आ रहा है? दंड से हमको समझ में आ रहा है कि पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। पनिशमेंट किसको मिलती है? जो व्यक्ति अगर अपराध करता है, किसी प्रकार का अपराध करता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको पनिशमेंट होती है, उसको दंड होता है। तो ये दंड की बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता किसकी बात कर रहा है? न्याय की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट जस्टिस। तो यदि कोई व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपराध कर रहा है और वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध घटित हुआ है, जो विक्टिम है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ये बात करता है भारतीय न्याय संहिता। दोनों भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है ये लॉज। ठीक है, अब
ये जो लॉ है वो एनेक्ट कब हुआ, कब इसको एसेंट मिला, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पीनल कोड में इसको एनेक्ट किया गया, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 को। अब भारतीय न्याय संहिता को कब एसेंट मिला, कब प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया कि 25 दिसंबर 2023 को, ओके। अब जो इंडियन पीनल कोड था वो कब इन्फोर्स में आया, मतलब कब लागू हुआ, तो वो हुआ 1 जनवरी 1860 को वो लागू हो गया। जबकि भारतीय न्याय संहिता जो है वो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। तो यहाँ पे एनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन होना नहीं है, ठीक है। एनैक्टमेंट मतलब कि जिस दिन एसेंट मिला, और इन्फोर्स मतलब जिस दिन इन्फोर्स में आया, मतलब जिस दिन लागू हुआ। अब हम आते हैं एक्ट नंबर पे। एक्ट नंबर जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्ट नंबर में। एक्ट नंबर हम देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड का जो एक्ट नंबर है 45 ऑफ 1860 है, जबकि भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर जो है 45 ऑफ 2023 है। ईयर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में, बाकी एक्ट नंबर सेम है, ठीक है। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं। इंडियन पिनल कोड में हमको प्रीवियस कितने चैप्टर्स थे, 23 चैप्टर्स थे, 23 चैप्टर्स देखने को मिलते थे। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हमको 20 चैप्टर देखने को मिले हैं। अब सेक्शन की बात आती है। सेक्शन हम क्या कर रहे हैं कि सेक्शन देखते हैं हम, आईपीसी में हमको 511 सेक्शन थे, 511 सेक्शंस थे, जबकि अभी हमको भारतीय न्याय संहिता में हमको 358 सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत से सेक्शंस को क्लब किया गया है, कुछ डिलीट किया गया है, और कुछ चैप्टर्स को भी डिलीट किया गया है, जिस वजह से सेक्शंस कम हो गए, ठीक है। अब वो हम आगे देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं और कौन से सेक्शंस को डिलीट किए, जैसे जैसे हम लेक्चर को बढ़ाते जाएंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है। इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया था थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले। एक फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी इंडिया में 1834 में, जिसके चेयरपर्सन थे थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले, और उनकी निगरानी में उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आया कि हु ड्राफ्टेड इंडियन पिनल कोड, तो थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले का नाम आता है, ठीक है। अब हमने ड्राफ्टेड बाय देखे थे भारतीय न्याय संहिता का कि कमिटी बैठी थी एक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एस्टैब्लिश की थी, तो हमने वो प्रीवियसली देख चुके हैं। और इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है अमित शाह जी ने, ठीक है, लोकसभा में 11 अगस्त 2023 में। अब हम आते कुछ की हाईलाइट पॉइंट्स पे भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। तो अब हम देखते कि जो ऑफेंस है, टेररिज्म जैसा ऑफेंस है, ठीक है। तो ये टेररिज्म जैसा ऑफेंस है, तो इसको इंडियन पिनल कोड में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। इसको हम लेकिन भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया है, टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 113 में, 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंड टेररिज्म को डिफाइन किया गया। अब दूसरे इसमें देखते हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम, ओके। तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इंडियन पिनल कोड में कहीं दिया नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं किया। तो जो भारतीय न्याय संहिता है वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ओके। सेडेशन में आते हैं हम। सेडेशन की देखते बात, तो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड में हम देखते थे सेडेशन की बात करता था। 124A सेडेशन मतलब कि जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई आलोचना करता है, ठीक है, अगेंस्ट में कुछ करता है, जिसके भड़काऊ स्टेटमेंट देता है या फिर गवर्नमेंट की निंदा करता है, तो ऐसे इसमें सेडेशन में ये स्टेटमेंट्स आते थे और इसके लिए पनिशमेंट होती थी सेक्शन 124A। लेकिन अगर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में देखें तो सेडेशन जो टर्म है, जो वर्ड है, उसको हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी सेडेशन की जगह सेक्शन 152 में देखने को मिलता है कि एक्ट एंडेंजरिंग सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमको सेक्शन देखने को मिल रहा है सेक्शन 152 में कि एक्ट एंडेंजरिंग सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सेडेशन जो है वो हटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन सेडेशन है अभी भी। दूसरा हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग की बात होती है। मॉब लिंचिंग जो था इंडियन पिनल कोड में, वो एक सेपरेट, उसके लिए
डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं था, उसको 302 के अंदर बुक करते थे जो भी मॉब लिंचिंग में रहता था पर्सन, ठीक है। अब लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता में हम देखते हैं कि सेक्शन 103 क्लॉज 2 और भारतीय न्याय संहिता में इसको डिस्टिंक्ट ऑफेंस कर दिया गया, सेपरेट ऑफेंस कर दिया गया, इसको सेपरेट सेक्शन दे दिया गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस 103 क्लॉज 2 के अंदर। और इसमें पनिशमेंट रखी है डेथ, हमको यहाँ पे डेथ मतलब कैपिटल पनिशमेंट देखने को मिल रही है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, आजीवन कारावास, एंड शैल बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी है इसमें, ठीक है। अब स्नैचिंग की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड में स्नैचिंग देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो स्नैचिंग था वो शायद थेफ्ट या डकैती में हुआ करता था, रॉबरी में हुआ करता था, ठीक है। अब सेक्शन 304 जो है वो एक नया कुछ लाया स्नैचिंग के लिए, स्नैचिंग के लिए एक सेपरेट सेक्शन दे दिया गया है, पनिश किया गया, उसको पनिशमेंट दी गई है, पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक उसको पनिशमेंट है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति स्नैच करता है, स्नैचिंग की ऑफेंस कमिट करता है, उसको 3 साल तक की सजा है और फाइन भी है उसको, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ऑफेंस देखते हैं जो बोल रहा है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। अब जनरली बोलना क्या चाहता है, यदि कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है जो यूएसए में बैठा है, ठीक है, और बी नाम का व्यक्ति जो इंडिया में बैठा है, ठीक है, यदि ए नाम का व्यक्ति जो यूएसए में बैठा है वो क्या कर रहा है, वो अबेट कर रहा है, उसको उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है या फिर भड़का रहा है कि तू जा भाई सी का मर्डर कर दे, सी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दे जो कि इंडिया में ही है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति बाहर से उसको अबेट कर रहा है, उसको इंस्टिगेट कर रहा है दूसरे पर्सन को जो इंडिया में बैठा है कि भाई तू ये काम कर, उसका मर्डर कर दे एंड ऑल, तो ऐसे व्यक्ति को जो अबेट कर रहा है उसको पनिशमेंट होंगी। अ पर्सन क्या बोल रहा है सेक्शन 48, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, ठीक है। इसके पहले ये जो सेक्शन था वो इंडियन पिनल कोड में हमको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, भारतीय न्याय संहिता को इसको ऐड किया गया है। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट ऑफेंस जो है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, एंड इस ऑफेंस में हम देखेंगे कि क्या चेंजेस लाए हैं, क्या भारतीय न्याय संहिता में एड ऑन किया है जो इंडियन पिनल कोड में नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफेंसेस जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेप्टफुल मीन्स मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन। यदि कोई व्यक्ति है वो, यदि उसका इंटेंशन है कि वो मतलब कोई औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, लेकिन उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है, मिसरिप्रेजेंट करता है कि ये इंप्रेशन में उसके साथ फॉल्स प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन वो उसके साथ शादी नहीं करता, उसको प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा लेकिन उसके साथ शादी नहीं करता, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है और उसके साथ शादी करने से डिनाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अब पनिशमेंट होंगी। लेकिन ये ऑफेंस को जो है उसको रेप नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। तो ये जो सेक्शन था वो पहले आईपीसी में नहीं था, आईपीसी में 376 के अंदर में रजिस्टर्ड होता था ऑफेंस और पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अब जो है सेक्शन 69 इसके लिए एक डिफरेंट सेक्शन दे दिया गया है जो कि बोल रहा है whoever by deceitful means or by making promise to marry, false promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to rape। ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके लिए इम्प्रिजनमेंट दी गई है अप टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफेंस में एडल्ट्री में। एडल्ट्री जो था हम देखते थे 497 में आईपीसी में। एडल्ट्री मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है वो दूसरे की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसके परमिशन से, जो उसका हस्बैंड है बिना उसके हस्बैंड के परमिशन से वो उसके वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, तो ऐसे इसमें इसको ऑफेंस को एडल्ट्री माना जाता था। तो जोसेफ साइन जो है, जोसेफ साइन इसमें केस लॉ आया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2018 में कि एडल्ट्री जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनसंवैधानिक है। ठीक है, अब सेक्शन 84 में हमको देखने को मिल रहा है कि वो इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है, जबकि वो एडल्ट्री जो वर्ड है वो हटा दिया गया है, लेकिन अब सेक्शन 84 में हमको देखने को मिल रहा है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन। ठीक है, ये क्या सेक्शन बोल रहा है, whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows to has reason to believe to be the wife of another man with intent to that she may have illicit intercourse with any person or conceal or be detained with that intent, any such woman shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो क्या बोला है कि यहाँ पे भी हमको अडल्ट्री का जो है वो इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है। ठीक है, अडल्ट्री का मतलब है कि यदि कोई एक इंसान है वो दूसरे के व्यक्ति के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो ऐसे इसको एडल्ट्री माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेक्शन 84 में हमको देखने को मिल रहा है, जो कि जिसके लिए 2 years की पनिशमेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे गैंगरेप पे। तो गैंगरेप पे जो ऑफेंस है हम देखते हैं सेक्शन 376D ऑफ गैंगरेप। सेक्शन 376D ऑफ इंडियन पिनल कोड जो था वो डील करता था गैंगरेप के साथ, सॉरी। तो अब सेक्शन 376DA उसमें अलग अलग पैरामीटर्स थे। एक सेक्शन 376DA था पनिशमेंट फॉर गैंगरेप ऑन वुमेन, मतलब कि 16 साल के नीचे के लड़की के साथ अगर गैंगरेप होता है तो उसके लिए एक अलग पनिशमेंट थी जो प्रिस्क्राइब करती थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ, जब तक वो नेचुरल लाइफ जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक, एंड विथ फाइन। और दूसरा था सेक्शन 376DB जो था अगर यदि कोई 12 साल की लड़की के 12 साल की लड़की है, उसके 12 साल के नीचे की लड़की के साथ अगर कोई गैंगरेप होता है, ठीक है गैंगरेप होता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, क्या मिलती थी, टिल द रिमाइंडर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन और विथ बोथ। ठीक है, और विथ डेथ मतलब कैपिटल पनिशमेंट थी। ठीक है, लेकिन अब ये पैरामीटर्स को हटा दिया गया। 16 और 12 के जो पैरामीटर्स थे कि 16 साल के लड़की के 16 साल के जो लड़की है उसके नीचे की लड़की के साथ अगर गैंगरेप होता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट रहेंगी, 12 साल के नीचे के साथ होता है ये पनिशमेंट रहेंगी। तो ये पैरामीटर्स को हटा दिया गया। अभी सेक्शन 70 जो भारतीय न्याय संहिता का है वो डील करता है गैंगरेप के साथ। अब सेक्शन 70 क्लॉज 2 जो है वो बता रहा है कि यदि कोई लड़की जो 18 साल के नीचे है उसके साथ अगर गैंगरेप होता है तो उसको एक डायरेक्टली पनिशमेंट है कि इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन और विथ डेथ या फिर और विथ डेथ। ओके, तो ये जो है ये पनिशमेंट इम्पोज की गई है और इसमें अब कोई भी प्रकार का पैरामीटर्स हमको 16 या 12 का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एज बेस्ड पैरामीटर को हटा दिया गया इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफेंस पे, वोयरिज्म। वोयरिज्म का एक अलग ऑफेंस है जिसका मतलब है जो कि जिसमें हम देखते थे आईपीसी में कि सेक्शन 354C जो कि डील करता था वोयरिज्म के साथ और जिसमें सिर्फ मैन ही लायबल रहता था पनिशमेंट के लिए। लेकिन अब सेक्शन 77 जो है भारतीय न्याय संहिता जो वोयरिज्म के साथ डील कर रहा है वो उसमें जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, मतलब अभी वुमेन और मैन दोनों भी पनिशेबल रहेंगे। अब सेक्शन 354C पहले हम देख लेते क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एनी मैन, यहाँ पे क्या बोला, एनी मैन का जिक्र किया, एनी मैन हु वॉचेस जो देखता है, कैप्चर करता है इमेज ऑफ वुमन, कोई भी अगर इंसान हो, कोई भी मैन हो, आदमी हो जो कि क्या कर रहा है, जो देख रहा है, कोई ऐसी वुमन को देख रहा है जो कि प्राइवेट एक्ट कमिट कर रही हो, जो कि पर्सनल हो। ठीक है, ऐसी वुमन को देख रहा है जो कि कोई प्राइवेट एक्ट कमिट कर रही हो, तो उसको देख रहा है या फिर उसकी फोटो खींच रहा है। ठीक है, फोटो खींच रहा है और डिसेमिनेट कर रहा है, मतलब कि सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे
इसको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होती थी 3 साल की, 3 years ऑन फर्स्ट कन्विक्शन एंड 3 to 7 years ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अलॉन्ग विद अ फाइन। अब यहाँ पे सेक्शन 77 हम देखते कि हुएवर मतलब कि मैन और वुमेन दोनों, अगर वुमेन भी ऐसा कोई कृत्य करती है, जैसे कि वो भी अगर देख रही है, कोई प्राइवेट एक्ट करते हुए देख रही है दूसरे वुमेन को, और उसको उसकी जो और उसकी फोटो खींच रही है, क्लिक कर रही है और उसको सर्कुलेट कर रही है दूसरी जगह, डिसएमिनेट कर रही है, तो अब वुमेन भी इसके लिए लायबल रहेंगी पनिशमेंट के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी आंध्र प्रदेश में देखा, आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज था जहां पे रिसेंटली अभी वारदात हुई है वोयरिज्म की, जहां पे मतलब वॉशरूम्स में, लड़कियों के जो वॉशरूम्स है वहां पे उन लोगों ने कैमरा फिक्स किया था एंड दे वर वॉचिंग देम। ठीक है, तो ये ऑफेंस अभी रिसेंटली कमिट हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है वोयरिज्म का। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑफेंस पे, जो है अननेचुरल ऑफेंस, जो कि हम इंडियन पिनल कोड में देखते थे, 377 में हमको देखने को मिलता था इंडियन पिनल कोड में, जो बात करता था अननेचुरल ऑफेंस की। एंड उसके बाद एक केस आई थी नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हम पार्शियली स्ट्रक डाउन कर रहे 377 को, इस हद तक स्ट्रक डाउन कर रहे कि उसको डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। किस हद तक डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं उसको, कि यदि सेम सेक्स वाले जो लोग हैं उनके बीच में रिलेशन है, सेम सेक्स रिलेशंस है, एंड वो सेम सेक्स रिलेशन के लिए दोनों व्यक्ति की कंसेंट है, ठीक है, बोथ आर गिविंग कंसेंट फॉर देयर रिलेशन, सेम सेक्स रिलेशन, देन ऐसे इसमें क्या होगा, 377 उनके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि एक पर्सन जो सेम सेक्स वाला ही है, ठीक है, यदि एक उसमें से व्यक्ति बोल रहा है कि आई एम नॉट इन दैट रिलेशनशिप और आई एम नॉट, आई डोंट वांट दैट रिलेशनशिप, सो ऐसे व्यक्ति के लिए यदि कोई जबरदस्ती उसके साथ करता है अननेचुरल ऑफेंस, तो उसके लिए 377 लागू होता है एडल्ट्स के लिए। अब उसमें कब लागू नहीं होता था, कब लागू होता था 377, कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी जानवर के साथ अननेचुरल ऑफेंस कर रहा है, तो ऐसे इसमें भी 377 लागू होता था। तीसरा है कि यदि कोई व्यक्ति छोटे बच्चे का जो है माइनर है, माइनर के साथ अगर कोई अननेचुरल ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ऐसे इसके लिए भी 377 लागू होता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी उन्होंने सेक्शन इंसर्ट नहीं किया भारतीय न्याय संहिता में कि जो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता हो। तो इसके ऊपर एक केस चल रही है अभी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि अपना स्टैंड लीजिए कि आपने क्यों अननेचुरल ऑफेंस के इसमें अननेचुरल ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई सेक्शन इंसर्ट क्यों नहीं किया, या क्या आपका इसके ऊपर विचार है, मत है, आप अपना स्टैंड दिए इसमें। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट ऑफेंस में जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब हम सेक्शन 309 देखते थे आईपीसी में, जो डील करता था अटेम्प्ट टू सुसाइड के साथ, जिसके लिए पनिशमेंट थी 1 साल की एंड और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हम देखते हैं कि इधर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है जो बना है 2017 में, उसका सेक्शन 115 ऑलरेडी डील कर रहा है सुसाइड से, तो इसलिए हमने उसमें सेक्शन नहीं पुटअप किया। लेकिन अब वहां पे एक नया सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, सेक्शन 226, जो बोल रहा है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई जो पब्लिक सर्वेंट है, यदि कोई अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अब उसको वो जो व्यक्ति है उसको ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा, उसके इसमें ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहा, उसको रिस्ट्रेन कर रहा, उसको कंपेल कर रहा, अगर तुमने किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सुसाइड के लिए, या फिर मैं उसको रोकने के लिए, वो काम को रोकने के लिए, उनके पब्लिक सर्वेंट के काम के रोकने के लिए वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है, ठीक है, उनके काम को करने नहीं दे रहा, उसको रोकने के लिए वो अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है, तो ऐसे इसके लिए एक उन्होंने सेक्शन डाला है और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की और विथ फाइन और विथ बोथ। तो ये एक हो गया अटेम्प्ट टू सुसाइड का। अब एक न्यू पनिशमेंट ऐड हुई है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, न्यू पनिशमेंट ऐड हुई है
जो है कि कम्युनिटी सर्विस। अब जो हमने ऊपर देखा एक सेक्शन अटेम्प्ट टू सुसाइड का, उसमें कम्युनिटी सर्विस ऑफ पनिशमेंट भी है। अगर वो व्यक्ति ऐसा अटेम्प्ट टू सुसाइड करता, रोकने की कोशिश कर रहा, तो उसको कम्युनिटी ऑफ सर्विस एज अ पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन अब एक न्यू सेक्शन, सॉरी न्यू सेक्शन बोला, न्यू पनिशमेंट एड ऑन हुई है, जो है कम्युनिटी सर्विस। अब हम इंडियन पीनल कोड में देखते हैं कि हम 5 प्रकार के पनिशमेंट देखते थे उसमें। सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट, और उसमें हम देखते थे फर्स्ट जो था डेथ था, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, तीसरा इम्प्रिजनमेंट था। इम्प्रिजनमेंट में हम देखते थे 2 थे, एक रेग्रेस था और एक सिंपल था। चौथे इसमें फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। फिफ्थ इसमें फाइन था। अब भारतीय न्याय संहिता में क्या हो गया, 6 प्रकार के पनिशमेंट्स हो चुके हैं। उसमें आता है अभी डेथ आते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आता है, इम्प्रिजनमेंट एज इट इज, रेग्रेस एंड सिंपल, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एज इट इज है, फाइन एज इट इज है। अब आ गया 6th वाला कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस स्पेसिफिकली किसके लिए है कि जो छोटे मोटे पिटी ऑफेंसेस है, छोटे मोटे ऑफेंस है, छोटे मोटे थेफ्ट है, या नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन, या फिर कोर्ट ने उसको बोला है कि भाई तुम आओ, प्रोक्लेम उन्होंने नोटिस जारी किया लेकिन वो आ ही नहीं रहा, वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा, तो उसके नॉन अपीयरेंस के लिए, ये पीटी ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस ऑफ एज अ पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है भारतीय न्याय संहिता में। अब लास्ट इसमें हम आते कि ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट। तो जो ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट हम देखते थे सेक्शन 264 ऑफ आईपीसी में, 264 टू 267 तक था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्ट है जो इसको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोला जाता है 2009 का, वो ऑलरेडी डील कर रहा है इसके साथ, तो इसको हटा दिया गया है। तो ये था हमारा बेसिक जो भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड का कंपैरिजन। आपको जाने से पहले एक मेरा सवाल है आपसे कि विच कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 2003 टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी कमिटी जो फॉर्म हुई थी भारत में जिन्होंने रिफॉर्म लाया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? तो इसके ऑप्शंस है मलीमत कमेटी, जस्टिस वर्मा पैनल, सी रणबीर कमेटी, या फिर नन ऑफ द अबव। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और थैंक यू। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।